अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन की, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन की हमने। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडीशंस क्या होंगे इक्विलिब्रियम की। मींस अगर कोई एक बॉडी हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जो है हमारे पास दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको सेटिस्फाई होना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टॉपिक है फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कोई एक बॉडी हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उनके लिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो नंबर फर्स्ट वन इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ जो है वो रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई एक बॉडी है उसके ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस जो है उसके ऊपर लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो वो जो है उस तमाम या आप ये कह सकते हैं कि उन तमाम फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या हो, जीरो हो। मींस उसका नेट अफेक्ट ना हो। इज इट क्लियर? नेट अफेक्ट ना हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बॉडी ये फर्स्ट कंडीशन को जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब या तो वो बिल्कुल रेस्ट में हो या फिर जो है वो लीनियर मोशन कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी। तो यहां पे हम कहते हैं कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर सम, अगर वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस, कोई एक बॉडी है उनके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम अगर जीरो के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है वेक्टर सम। एक तो होता है ना, नॉर्मली हम सम यूज करते हैं, सम ऑफ 2 and 3। हाँ, तो अब ये वेक्टर सम क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर जब तक हमें वेक्टर सम की समझ नहीं आएगी तब तक हम इस कंडीशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, इज इट क्लियर? उसके ऊपर जो है यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज F1, F2, F3 एंड F4, ये चार फोर्सेस जो है इस बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ये F1 की डायरेक्शन ऊपर है, F3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, F2 की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, जबकि F4 की डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड की तरफ है। तो अगर हम देखें ये सारे फोर्सेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल चूंकि हमने कहा था कि ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो लेट अगर ये जो हमारे पास 5 न्यूटन है तो ये F1 अपर डायरेक्शन में, तो ये F3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या होगा, -5 न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सबका सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन जो अपोजिट फोर्सेस है उनका सेम होना जरूरी है। सिमिलरली अगर ये F2 हमारे पास 10 न्यूटन है तो फिर ये F4 हमारे पास क्या होगा, -10 न्यूटन, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये माइनस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि दिस माइनस साइन ये शो नहीं कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट मींस नेगेटिव है, नहीं, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इज इट क्लियर? तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बात की कि एक फोर्स है F1, F3, ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली F2 एंड F4 सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हम जो है इसको इक्वल क्यों लेते, सेम क्यों लेते, अगर हम इसको डिफरेंट ले ले। तो स्टूडेंट, अगर हम डिफरेंट लेंगे फिर तो हमारे पास बॉडी में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी ना, एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा, और अगर वो मूवमेंट करेगा तो फिर तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, तो फिर हमारे पास जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि या तो ये कंप्लीट रेस्ट में हो या फिर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करो कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर सम की। तो अगर मैं सिंपल जस्ट आम एडिशन की बात करूं, लेट मैं लिखता हूं ना कि 2 + 3 = 5, या मैं लिखता हूं 4 + 1 = 5। ठीक है ना, ये सिंपल मैंने एडिशन की सम, इसको हम कभी भी वेक्टर सम नहीं कह सकते,
वेक्टर सम में क्या होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूज को ही मैं ऐड कर रहा हूं। तो अगर हम जस्ट जो है सेम या तो पॉजिटिव को जो है हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो फिर इसको हम अलजेब्रिक सम नहीं कहते, ठीक है। अलजेब्रिक सम तब हम कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 न्यूटन है, यहाँ पे -5 में जब ऐड करूंगा, लेट अगर मैं यहाँ पे जो है लिखता हूं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 मैं सारे ऐड कर रहा हूं, तो हमारे पास F1 क्या है 5 न्यूटन प्लस F2 क्या है हमारे पास 10 न्यूटन प्लस F3 क्या है हमारे पास -5 न्यूटन प्लस F4 क्या है -10 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब एडिशन हो रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज की एडिशन हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं है ना सिर्फ नेगेटिव, दोनों मौजूद है, पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो जब हमारे पास कोई एक सम हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों अवेलेबल हो और उसको हम ऐड कर रहे हैं तो फिर उसको हम स्टूडेंट का नाम देते हैं अलजेब्रिक सम। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम लिखते हैं ना कि व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है अलजेब्रिक सम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो उसके लिए हम वेक्टर सम मस्ट लिखेंगे। इज इट क्लियर? या अलजेब्रिक सम लिखेंगे या वेक्टर सम लिखेंगे, हम सिंपल सम यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो गलत होगा, ये बात ध्यान में रखो। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास कोई बात, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम की समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे वेक्टर सम क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो है उसको हमने ऐड करना है, दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम। इज इट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अब जो है यहाँ पे लेट हमारे पास चूंकि इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं, लेट वी हैव अ बॉडी और उसके ऊपर जो है मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। Let F1, F2, F3 and F4 are the forces acting on the body as shown in figure. ठीक है? If अगर इन तमाम फोर्सेस के नेट को या रिजल्टेंट फोर्स को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, F net. If F net is the sum of forces, मीन्स इन तमाम का जो सम होगा रिजल्ट होगा या रिजल्टेंट जो है वो फोर्स हो, तो फिर हमारे पास जो है इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा वो किस तरह होगा कि F net is equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 is equal to 0। तो हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, when the vector sum of all forces acting on the body is equal to 0। तो अब देखो यहाँ पे 0 कैसे आता है ना, यहाँ पे मैंने आपको मैथमेटिकल लिखा हुआ है कि 5 न्यूटन प्लस 5 माइनस 5 न्यूटन 0, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये जैसे कि हम रस्साकशी में करते हैं ना, रस्सी खींचते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों साइड पे इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो रस्सा अपनी जगह पे ही रहेगा। फोर्सेस तो लग रहे हैं, नहीं कि फोर्सेस खत्म हो गए, नहीं, फोर्सेस हैं लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही एक साइड पे फोर्स ज्यादा हो जाता है तो रस्सा उस तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह यहाँ पे भी है कि हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तब ही सेटिस्फाइड होगी जब इसका नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, तब ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F net इज इक्वल टू, इस सम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा Fi, ये जस्ट मैं जनरलाइज कर रहा हूं, Fi, ये I क्या शो करे, एक वेरिएबल है जो इन नंबर्स को शो करेगा, F1, 2, 3 और 4 को। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 4 तक, I इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल, बाकी तो F है ना वो तो आपने चेंज नहीं करना, जस्ट ये 1, 2 और 3, 4 ये चेंज हो रहे हैं ना, तो जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज करते हैं, I। तो ये I जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। हमेशा याद रखो जब आप इस तरह लिखेंगे सिंबल तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वो आपने नीचे लिखना होता है, बॉटम, और जहां तक आपने जाना होता है या जहां तक ये वैल्यूज अवेलेबल है तो वो आपने हमेशा अपर साइड पे जो है वो लिखना होता है। तो F net हमारे पास होगा सिग्मा Fi वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 4, ये क्या हो, 0 के बराबर। अच्छा, ये तो हमारे पास जस्ट 4 फोर्सेस की बात हमने की। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करे, कोई यहां से जा रहा है जो है मींस यहां से जा रहा है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ फोर्सेस जो है इसमें अप्लाई हो रहे हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसके ऊपर n नंबर, ये n जो है कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 मींस 1 से ज्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जितने भी आप लेना चाहें। तो
हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो होगा ये फिर किस तरह होगा कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड Fn अप टू Fn विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि सारे जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये इक्वेशन जो है अगर हम इस सिग्मा फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि एफ नेट इज इक्वल टू सिग्मा, अगेन ये एफ है तो यहाँ पे जस्ट हमने एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1 2 3 अप टू एन ये चेंजेस आ रही हैं तो यहाँ पे मैंने इसके लिए आई लिखा हुआ है, आप आई जे के कुछ भी लिख सकते हो एज यू विश। तो ये आई जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, 1 से स्टार्ट हो रही है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट, एन तक, सो आई इज इक्वल टू एन और एफ आई विच इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है जब फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी एक बॉडी के ऊपर और उसका जो है रिजल्टेंट हमारे पास एफ नेट हमारे पास क्या हो 0 हो, तो देन हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है सेटिस्फाइड हो गई। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट ये तो सिंपल जो है फोर्सेस की बात हम करें, अगर हमारे पास जो है कोप्लानर फोर्सेस हो मींस अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लग रहे हैं तो फिर हमने जो है उसका नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो आइए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर हमारे पास जो है कोप्लानर फोर्सेस है मींस इफ फोर्सेस आर कोप्लानर मींस एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन as shown in figure, then they are resolved into rectangular components। अगर हमारे पास इस तरह एक्स वाई प्लेन में जो है फोर्सेस आ रहे हैं, इससे पहले तो हमने नॉर्मल फोर्सेस लगा दिया ना, लेकिन अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में आ जाते हैं फोर्सेस तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना होगा, इसको हम रिजॉल्व करने के उसके कंपोनेंट्स में। ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल ओरिजिन ओ, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और इसमें जो है लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 फोर्सेस जो है वो शो किए हुए मींस एन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास F1 फिर F2 सिमिलरली F3 F4 F5 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करना होगा, इसके कंपोनेंट्स तरह यहाँ पे हम जिस तरह हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ये F1x हो जाएगा, ये F1y हो जाएगा, सिमिलरली ये F2x हो जाएगा, ये F2y हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो फिर हमारे पास क्या होगा F1x और ये होगा F1y, सिमिलरली ये होगा F2x यहाँ से यहाँ तक और ये होगा हमारे पास F2y, सिमिलरली ये सारे जो है हमारे पास इस तरह हो जाएंगे, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगा तो उसमें हमने ये करना होगा कि जो x कंपोनेंट है वो तमाम फोर्सेस का हम ऐड कर लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होना चाहिए। सिमिलरली जो y कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसका भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मैथमेटिकली कि F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड प्लस Fnx में nx तक जा रही है, यहाँ पे मैंने जस्ट 5 लिए हैं, ठीक है। तो आप अगर पेपर में 5 3 जितने भी लेंगे तो आपने वहां तक जाना है, अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो फिर आपने nx लेना होगा, इज इट क्लियर। तो फिर हमारे पास वही इक्वेशन जिससे पहले हमने डिस्कस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा कि फिर Fx जो x कंपोनेंट जितने भी होंगे वो तमाम 0 होंगे, सिमिलरली जो y होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा F1y प्लस F2y प्लस F3y एंड Fny वो 0 के बराबर होगा, मतलब कि तमाम फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस जो है वो भी क्या होनी चाहिए 0। तो अगर हमारे पास इस तरह आ गया है कि जो हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं उन तमाम का जो है रिजल्ट वो 0 आ जाए, या हमारे पास अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो उसमें x कंपोनेंट जितने भी फोर्सेस के, सिमिलरली y कंपोनेंट जितने भी फोर्सेस के जितने फोर्सेस के y कंपोनेंट से उन तमाम का सम भी हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट का आपने ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सेटिस्फाइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ गई है, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि वो बॉडी क्या होना चाहिए, उसके लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेरे ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि मेरा वेट है डाउनवर्ड, इसी तरह जो है नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड, तो दोनों केसेस जो है वो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं एंड आई एम स्टेबल हियर। तो अब जो है मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात भी हम यहाँ पे डिस्कस कर, क्योंकि इस केस में जब मैं खड़ा हूँ तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल जो है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस केस में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन का होना मींस मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि तमाम फोर्सेस जो है वो क्या होंगे 0 होंगे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है
कि वो बॉडी जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब जो स्टूडेंट हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी होने जा रहा है लेक्चर, लेकिन खैर है, हमने बहुत सारी बात इसमें मीन्स डिस्कस करनी है। तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टूडेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड है। मीन्स यहाँ पे हमने टॉर्क्स की बात करनी है। जिस तरह फर्स्ट वन जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड था, या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में हो या लीनियर मोशन कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रोटेशनल जो है मोशन या रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ जो है रिलेटेड है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने टार्क्स की बात करनी है कि अगर कोई एक बॉडी है उसके ऊपर मल्टीपल टार्क्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं, तो अगर उन तमाम टार्क्स का जो नेट टार्क हो मीन्स सम हो वो क्या हो, 0 के बराबर हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाइड होगी। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि व्हेन द वेक्टर सम, अगेन यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है वेक्टर सम यूज हुआ है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। तो व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। अगर हमारे पास जो है वेक्टर सम या अलजेब्रिक, बाज जगहों पे या बाज बुक्स या गाइड्स में जो है अलजेब्रिक सम लिखा होगा, तो डजंट मैटर अलजेब्रिक हो या वेक्टर हो, दोनों सेम है, एक ही बात है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि लेट tau 1 tau 2 tau 3 एंड tau 4 जो है बी द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन अ फिगर। लेट हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहाँ पे जो रॉड है उसके ऊपर हमने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है रखे हुए हैं। लेट सपोज ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम tau 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है अगर ये सारी बॉडीज ना हो तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट को जो नीचे की तरफ ले जाएगा। जैसे कि हमारे पास शीशा होता है ना, कुछ बच्चे एक साइड पे बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे 2 साइड पे, तो इस तरह जो है वो क्या करते हैं, उसमें जो है वो रोटेशन आती है, ठीक है ना, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस बॉडी की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है या टार्क प्रोड्यूस होता है उसको हम tau 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये जो बॉडी नंबर 2 है जो कि इसी राइट के ऊपर पड़ी है, इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम tau नंबर 2 tau 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली दूसरे साइड पे इस जो है पोजीशन, मीन पोजीशन के दूसरे साइड पे ये जो है इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस साइड पे जो थर्ड बॉडी है उसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जो इसको रोटेट करेगा ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है ना। शीशा होता है ना, एक इस डायरेक्शन में आता है, दूसरा इस डायरेक्शन में आता है, तो यहां से जो टार्क जनरेट हो रहा है उसको हम tau 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 4th नंबर बॉडी है इसकी वजह से जो टार्क जनरेट हो रही है उसको हम tau नंबर 4 से F से जो है हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इन दो बॉडीज की वजह से जो टार्क जनरेट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज टार्क। अच्छा अब इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में पूछा था कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो है क्लॉक बनाऊं, वॉच, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 12, सिमिलरली यहाँ पे 3, 6 एंड 9, ज्यादा जो है वो मैं वैल्यूज नहीं लिखना चाहता। तो अगर हम नीडल्स जो होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, उसकी अगर हम मोशन देखें तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है ना, पहले 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 और इसके बाद फिर 9 और फिर 12 की तरफ चली जाती है। तो ये जो मोशन है जो क्लॉक की डायरेक्शन में होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इस टार्क को देखें तो ये इस डायरेक्शन में ना, क्लॉक की डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इस टार्क को हम क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज टार्क। सिमिलरली अगर हम इस डायरेक्शन इसको देखें तो अगर हमारे पास कोई एक वॉच है, लेट्स सपोज, ठीक है, 12, 3, 6 एंड 9 ये नीडल्स हैं। नीडल्स तो इसी डायरेक्शन में होंगे, लेकिन क्योंकि क्लॉक की डायरेक्शन की नीडल्स की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में ना, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से फिर 12, मींस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये है, तो ये हम क्लॉक के क्या जा रहे हैं, एंटी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या काउंटर क्लॉकवाइज हम बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, मींस क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना क्लॉक के, दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर हम देखें ये टार्क, इनकी जो डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी जो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे जो टार्क जनरेट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर, ये इस डायरेक्शन में आएगी।
तो ये क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी के बिल्कुल जो है डायरेक्शन में है और ये इसी घड़ी के जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। तो यहाँ पे ये τ1 और τ2 ये क्लॉकवाइज है और जो τ3 और τ4 जो ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा पॉइंट हमने एक बात डिस्कस की थी स्टूडेंट, जब हम टार्क डिस्कस कर रहे थे कि जो क्लॉकवाइज टार्क है उसको हम जो है क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टार्क लेते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि if tau naught is the sum of torques τ1, τ2, τ3 and τ4 then mathematically, अब देखो स्टूडेंट हमारे पास जो है tau net τ1 प्लस τ2 τ3 τ4 जब हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका नेट टार्क फिर हमारे पास क्या होगा, उसको हम जो है लिखते हैं कि सिग्मा जो हम सम के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टाउ जो है 1 2 3 4 वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो इन चेंज वैल्यूज के लिए हम जो है कि यहाँ पे यूज करते हैं वेरिएबल आई, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो हमने नीचे लिखना होगा, और कहाँ खत्म हो रहा है 4, आई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ पे चूंकि हमने 4 टार्क्स जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टार्क्स है, मींस वो 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 1000 है, 1 करोड़ है, जितने भी है, ठीक है ना। तो मींस फॉर n नंबर ऑफ टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन हमारे पास यही इक्वेशन किस तरह होगा कि टाउ नेट जो है यहाँ पे 4 तक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, n तक होगा, इज इक्वल टू 0। इन तमाम का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको भी इस तरीके से अगर लिखना चाहिए, सिग्मा के सिंबल में लिखना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा कि सिग्मा आई टाउ, यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, दिस इज नॉट n, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा i, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, i स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब जो ये स्टूडेंट यहाँ पे फिर आप कहेंगे कि सर ये फिर 0 के सारे डायरेक्ट एडिशन हो गई है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि ये दो जो है हमारे पास टार्क क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, जबकि ये दो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको लिखूँ ना, ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ टाउ नेट जो है हमारे पास क्या है, T1 और T2, ये जो है क्लॉकवाइज टार्क्स है ना, तो इसकी जगह मैं T1 लिख लेता हूँ, सॉरी मैंने सिंपल T लिखा है, ये τ1 हो गया प्लस टाउ माइनस τ2 हो गया, बिकॉज ये दोनों क्या है, क्लॉकवाइज, एंड प्लस ये T3 और T4 ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो पॉजिटिव ही आएंगे, τ3 प्लस τ4। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। माने फॉर एग्जांपल ये -5 न्यूटन मीटर, ये +5 न्यूटन मीटर, ये -10 न्यूटन मीटर, वो +10 न्यूटन मीटर, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। अच्छा स्टूडेंट, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को या इसी कंडीशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इससे हम जो है इजीली उसको हम बना सकते, तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम ये बात लिख सकते हैं कि द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड इफ द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क्स जो है वो सब के सब जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स के बराबर हो, तो फिर भी हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेटिस्फाइड। इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, कि ये तमाम अगर हम देखें टा नेट इज इक्वल टू τ1 माइनस τ2 प्लस τ3 τ4 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को हम देखें, ये दो हमारे पास कौन से क्लॉकवाइज टार्क है ना, और ये दो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। इज इट क्लियर? तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन के, या चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देखो हमारे पास क्या है, -τ1 प्लस -τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को जो है उस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि τ3 प्लस τ4 इज इक्वल टू, ये -τ1 है उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस τ1 हो जाएगा। सिमिलरली ये -τ2 है तो उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस τ2 हो जाएगा। अब अगर हम देखें ये τ3 और τ4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स है ना, तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि सिग्मा एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स मींस सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ क्लॉकवाइज टार्क्स, जो कि यहाँ पे हमने कंडीशन में भी लिखी है कि द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड इफ द सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो देखो सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे क्या है, बराबर है। देन आल्सो हमारे पास क्या होगा कि
सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो ये हमारे पास जो है इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी हम इसको नाम देते हैं। इसको हम कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टार्क, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा। सो दिस इज फॉर द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि हमारे पास तमाम टार्क जो है उनका सब अलजेब्रिक सम क्या हो, 0 के बराबर हो। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा। नाउ स्टूडेंट हम ये देखना चाहते हैं, ये तो हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए जो हमने बात की थी उसके लिए हमने ये जरूरी है कि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अ बॉडी टू बी इन अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 या सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई दोनों हमारे पास क्या हो, 0 कोप्लेनर फोर्सेज है। तो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं कि सिग्मा टा क्लॉकवाइज और सिग्मा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जो ये दोनों आपस में क्या हो सेम। तो किसी भी बॉडी के लिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना कपल फोर्स में हमने बात की थी ना कि हमारे पास क्या होता है, जो व्हील की हमने एग्जांपल ली थी, सॉरी क्या होता है हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्सेस जो है, ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, मतलब कि ये इस बॉडी को कंप्लीटली ऊपर या नीचे नहीं ले जाती, लेकिन फिर भी टेंडेंसी है। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रोटेशन जनरेट हो रहा है। हमारे पास क्या होगा, स्टीयरिंग जो है वो रोटेट हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बॉडी जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसके लिए इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना क्या है, जरूरी है कि हमारे पास जो है टाउ भी 0, सिग्मा टाउ भी 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ भी 0 होना चाहिए। अब इस कंप्लीट इक्विलिब्रियम या जितनी भी हमने अभी बातें की है उसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल मींस डायग्रामेटिकली हम देखते हैं और इन सब का हम जो है यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर हम इन डायग्राम्स को देखें तो यहाँ पे हमने पूरे जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो है वो कंक्लूजन निकाला है, खुलासा निकाला है। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर हम देखें तो टू फोर्सेस जो है एफ और एफ, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, मींस इसके ऊपर फोर्स लग रही है इसी बॉडी के ऊपर, जबकि यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट मींस सेम इफेक्ट का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड। माने फॉर एग्जांपल अगर ये 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बॉडी जो है ना तो रोटेट करेगी ना हमारे पास जो है क्या करेगी, मूव करेगी एज अ होल, क्योंकि ये दो उसको ऊपर ले जा रहे हैं, ये डाउनवर्ड नीचे ले जा रहा है। तो मींस ये तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और बॉडी हमारे पास क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि द बॉडी इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड मींस सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, 0। सिमिलरली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड मींस सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0, इसमें किसी किस्म का टार्क जो है या इसकी वजह से जो टार्क आ रहा है और इसकी वजह से टार्क आ रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मींस सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। कैसे हमें पता चला कि सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, रेस्ट में है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या बॉडी जो है हमारे पास कोई एक बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो ना तो उसमें रोटेशन आ रही है ना उसमें किसी किस्म का जो है वो एज अ होल एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि फोर्सेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, रोटेशन नहीं हो रही। तो हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इस सेकंड डायग्राम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स जो है एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स जिस तरह मैंने पहले जो है वो स्टीयरिंग का एग्जांपल दिया, तो यहाँ कपल फोर्सेज है दोनों, तो सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो क्या है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे पास सेम आप कह सकते हो कि डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहे हैं। सो इस केस में हमारे पास ये बॉडी अगर हम देखें तो ये एज अ होल एक्सेलरेट नहीं, इस तरह नहीं हो रहा कि पूरा बॉडी या तो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, जस्ट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या लिखते हैं कि द बॉडी हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेलरेट एज अ होल, इसमें एज अ होल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही बट इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट, लेकिन इसमें रोटेशन जो है वो जो है यहाँ पे
जो है वो रोटेशन पैदा हो रही है, ये बॉडी जो टेंडेंसी टू द रोटेट मींस इसमें रोटेशन पैदा होने की चांसेस है या रोटेट हो जाएगी। तो इससे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गई, सेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस का अफेक्ट है वो क्या हो रहा है, कैंसल। लेकिन इन फोर्सेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं मींस इसमें रोटेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या, सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सिग्मा टाउ इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे इसमें रोटेशन हो रही है। इज इट क्लियर? अब थर्ड केस में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इज इट क्लियर? दोनों फोर्सेस क्या है, अपवर्ड। तो अगर एक किसी बॉडी के ऊपर हम इस तरह फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वो बॉडी हमारे साथ ही जो ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, मींस उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या है, द बॉडी हैज टेंडेंसी टू एक्सेलरेट एज अ होल, ये हमारे पास बॉडी एज अ होल जो एक्सेलरेट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बट इट हैज नो टेंडेंसी टू रोटेट, लेकिन इसमें किसी किस्म की रोटेशन होने की चांसेस है, पैदा होने की चांसेस है नहीं, ये बॉडी कभी रोटेट नहीं होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। अच्छा अब देखो हमारे पास जो है, अगर आप कहें अक्सर स्टूडेंट, फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे तो फोर्स डबल लग रहा है, फिर तो ये इस तरह होना चाहिए ना, नहीं इस तरह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर लेंथ क्या है, जो हम मोमेंट आर्म कहते हैं वो कम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ आर ज्यादा है, फोर्स अगर कम है तो आर ज्यादा है ना। तो इसलिए हम जो है कह सकते हैं कि या फॉर एग्जांपल अगर इसको जो है मैथमेटिकली सॉल्व भी करें कि लेट हम एफ जो है वो 5 न्यूटन ले रहे हैं और आर जो है हम जो है 4 मीटर लेते हैं, तो यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा हमारे पास क्या है, एफ मल्टीप्लाइड बाई आर है ना, तो एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर आएगा ना, टार्क 20 न्यूटन मीटर ये प्रोड्यूस करे। अगर हम यहाँ पे देखें फोर्स एफ है, तो यहाँ पे जो 2F होगा तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। यहाँ पे हमारे पास जो है आर 4 मीटर है, तो यहाँ पे हाफ आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अब अगेन यहाँ पे अगर हम टार्क जो है फाइंड आउट करना चाहे तो टार्क हमारे पास क्या होगा, वही 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। यहाँ पे भी कितना आया था, 20 न्यूटन मीटर, यहाँ पे भी कितना है, 20 न्यूटन मीटर। तो दोनों में सेम जो है वो टार्क प्रोड्यूसर है, और अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये बॉडी को क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, लेकिन रोटेशन प्रोड्यूस नहीं, क्योंकि दोनों एक की वजह से जो रोटेशन आया दूसरी की वजह से उतना ही रोटेशन आएगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसर। ये हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क, दोनों सेम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाएगी, बिकॉज दोनों टार्क सेम है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये मोशन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो सिग्मा एफ इज नॉट इक्वल टू 0। बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, बिकॉज दोनों टार्क आपस में क्या है, सेम है, तो टार्क इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम मिलाना है, तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इस केस में हमारे पास बॉडी क्या हो जाती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मींस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क, ये सारी बातें हमने की। तो आज का लेक्चर थोड़ा जो है लेंथ है। दूसरी बात जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है ईद के बाद जो है वो अपलोड करेंगे। तो आपको एडवांस ईद मुबारक। सो होपफुल स्टूडेंट, आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।